चलिए भाई, जल्दी जल्दी जुड़िए सब लोग। आज हम लोग थर्ड ग्रुप जो पढ़ रहे थे, थर्ड ए ग्रुप बोरान फैमिली, उसका आज लास्ट लेक्चर होगा। कुछ कंपाउंड के बारे में बताना था मुझे। मैंने लास्ट में एक हेडिंग आपको डलवाया था, डिस्कशन किया था एक आर्टिकल। हमने कहा था कुछ बोरान के कंपाउंड के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं। बोरान कंपाउंड में मेनली 3 बोरान कंपाउंड का हमने कहा एनसीईआरटी में जिक्र किया है। एक बोरान कंपाउंड है बोरेक्स, दूसरा है आर्थोबोरिक एसिड और तीसरा है डाइबोरेन। इन 3 बोरान कंपाउंड के बारे में, इसका प्रिपरेशन, इसकी प्रॉपर्टी, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यही जानना है। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी आएंगे, कहीं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह भी कुछ कंपाउंड में किसी एलिमेंट का पूछा जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि या 2 मिनट लगेगा, रिवाइज करा देता हूँ। लास्ट में हमने क्या बताया था वो मैंने सेव किया रहा, लास्ट टर्न का मैटर। हमने क्या क्या डिस्कस किया, तो बोरेक्स का स्ट्रक्चर बनाया था मैंने। देखिए 1 मिनट लगेगा, बता दे रहा हूँ कि हमें कंपाउंड ऑफ बोरान, सम कंपाउंड्स ऑफ बोरान, सम कंपाउंड्स ऑफ बोरान, बोरान के कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना था, जिनमें हम 3 कंपाउंड का नाम भी लिए थे। पहला तो मैंने बताया था कि बोरेक्स के बारे में पढ़ना था हमें। दूसरा डिस्कशन किया था कंपाउंड के हमें आर्थोबोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड के बारे में पढ़ना है। और तीसरा डाइबोरेन, डाइबोरेन के बारे में पढ़ना था। इन तीनों का स्टडी 1 बाय 1 करना था, जिसमें मैंने बोरेक्स की स्टडी ऑलमोस्ट लास्ट टर्न पे कर दी थी। उनका प्रिपरेशन भी बताया था और प्रॉपर्टी भी बताया था। क्या बताया था चाहो तो आप 1 मिनट में देख लो। अब इसको बार बार लिखने से अच्छा है कि हम लिखा हुआ मैटर हमारे पास जो सेव है वो आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने ये बताया था सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरान में बोरेक्स, आर्थोबोरिक एसिड और डाइबोरेन। अच्छा बेटा, ये बोरेक्स की बात किया था तो इसका फार्मूला भी बताया था। 2 मिनट लगेगा, इसको ज़रा रिवाइज कर लो तो उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। पहला हमने डिस्कशन किया था, प्रतीक्षा मिश्रा भाई गुड मॉर्निंग, सुभाष यादव, अर्चना प्रजापति, कुमकुम यादव, अंकित चौहान, शिवम, आकाश, इरशाद, आप सभी लोगों को बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो स्टडी कर रहे थे तो उसमें बोरेक्स, हमने कहा बोरान के 3 कंपाउंड का मेनली यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यही 3 कंपाउंड दिए हैं। बोरेक्स का पहला हमने स्टडी करना था, जो कि लास्ट टर्न पे बताया था। इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2। इसका नाम यदि लिखना चाहें केमिकल नेम, तो इसको बोलते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारा नाम यदि लिखना चाहें यहाँ पर इस कंपाउंड का, तो यहाँ लिख सकते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट कहते हैं, ठीक है। और इसको हमने कहा था कि इस कंपाउंड का जो फार्मूला उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na2B4O5.OH4, बाहर में मैंने लिख दिया .8H2, ठीक। और इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉन किया था ये लास्ट टर्न पे। देखो ये स्ट्रक्चर भी बनाया था। पहली बात मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड है। देखो केटाइन और एनाइन, एक केटाइनिक पार्ट है, एनाइनिक पार्ट एक कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है, देखना। तो इसमें मैंने कहा कि भाई B4O5OH का होल 4, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये -2 यहाँ ना लगाना चाहो, मैंने बताया था, तो यहाँ पे बोरान पर यहाँ माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैंने यहाँ पे 4, 5, 6 सवाल बन सकते हैं, वो देख लेना। पहली बात तो ये हो गई कि हमारा पहला सवाल तो यही पूछ ले कि भाई इसमें BOB स्ट्रक्चर यही बना था, लास्ट टर्न का मैटर है, ध्यान से सुनना। BOB बांड कितने होंगे, नंबर ऑफ BOB बांड। तो एक तो बेटा BOB बांड ये है, 1, 2, 3, 4 और एक देखो बीच में ये 5। तो नंबर ऑफ BOB बांड की यदि बात करते हैं तो नंबर ऑफ BOB बांड यहाँ पे 5 होंगे। अच्छा, कहे नंबर ऑफ BO बांड कितने होंगे, B सिंगल बांड O करा, BO बांड की संख्या बताइए। तो इसकी संख्या 14 हो जाती है। क्यों हो जाती है, सुनो। पहली बात ये 5 जो BO बांड आपको दिख रहे हैं, BOB बांड, ये जो 5 दिख रहे हैं, 5 BOB बांड में टोटल BO बांड निकाला जाए तो 10 BO बांड हो जाएगा। ये देखो BO बांड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हाँ, 4 और आपको दिखेंगे यहाँ पर,
जब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मैंने बनाया था लास्ट टर्न पे, जैसे ये लिख देना इसे यहाँ पर, तो देखो यहाँ भी बीओ बॉन्ड है, यहाँ भी बीओ बॉन्ड है, यहाँ भी बीओ बॉन्ड है, और ऊपर भी देखो यहाँ भी बीओ बॉन्ड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसे नंबर ऑफ बी सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड कितने होंगे, तो इनका नंबर 14 बताया। फिर मैंने कहा था कि नंबर ऑफ बोरान एटम बताओ उस कंपाउंड में कितने हैं जिनका कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो देखो बेटा, मैंने आपको डिस्कशन किया था ये वाला जो बोरान, मैंने नंबरिंग किया था लास्ट टर्न पे। नंबरिंग में मैंने मान लिया कि इसको A1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 और ये 4। तो हमने कहा था जो पहले और तीसरे नंबर पे बोरान है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकालेंगे तो sp2 आएगा। इस वाले बोरान का यदि हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो sp2 आएगा। और हमने कहा बेटा ये जो 2 बोरान दूसरे और चौथे नंबर पे जो बोरान आपको दिख रहा है, इसका यदि हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। देख लेना, इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि निकाला जाए यहाँ पर तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, और इस बोरान का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp3 आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस कंपाउंड में 4 बोरान है, जिसमें भाई Na2B4O7 4 बोरान है, जिसमें 2 बोरान sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और इसमें 2 बोरान ऐसे हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये बात हो गई। फिर उसके बाद तो यहाँ पे संख्या पूछा है खैर क्वेश्चन में कि बताइए कि नंबर ऑफ बोरान एटम हुज हाइब्रिडाइजेशन sp3 2 हैं, नंबर ऑफ बोरान एटम हुज हाइब्रिडाइजेशन sp2 वो भी 2 हैं। कहाँ कहाँ है वो नंबर चाहो तो यहाँ लिख देना। ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरान है वो कहाँ है भाई, दूसरे और चौथे नंबर पे। ये तो दूसरे और चौथे नंबर पर है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड बोरान की संख्या 2 है, पहले और तीसरे नंबर पे जो बोरान हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। फिर कहा कि नंबर ऑक्सीडेशन नंबर ईच बोरान का बताओ। तो इस कंपाउंड में जो बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3 आएगा। लास्ट टाइम पे सब बता चुका हूँ, बस रिवाइज करा रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा। ज़रा देखो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी कहीं भी बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट के ऊपर जो नेट चार्ज अपीयर होगा, नेट चार्ज, वही वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ 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 हर जगह यदि बोरान का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो +3 आएगा। फिर मैंने एक बात बताया था n फैक्टर इसका क्या होगा बोरेक्स का। तो बोरेक्स का जो n फैक्टर होता है बेटा वो बताया था 2 होता है। क्यों होता है कारण बताया था। अनिक कंपाउंड है, देखो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ कैटायन 2, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एनायन 2। इसका मतलब यहाँ पर n फैक्टर इसका 2 है, ये समझ। फिर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन की बात की थी। बोरेक्स का प्रिपरेशन लास्ट टर्न पे बता चुका हूँ मैं। प्रिपरेशन में मेनली मैंने जो डिस्कशन किया था, एक प्रिपरेशन तो मैंने ये बताया था बोरिक एसिड से। ये देखो, बोरिक एसिड का जब सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा रहे थे तो वहाँ पर बोरेक्स बना था, ये बोरेक्स बना था। ये रिएक्शन सब लास्ट टर्न पे लिखा था। उसके बाद मैंने कहा कोलिमेनाइट से बनाया था मैंने, फ्रॉम कोलिमेनाइट। ये कोलिमेनाइट का फार्मूला है, इसका रिएक्शन भी सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो भी बोरेक्स बनता है। ये देखो, कोलिमेनाइट का सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराएंगे, ये बोरेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। ये यहाँ भी यहाँ, ये 2 प्रिपरेशन मेथड हमने बताया था, बाई बोरिक एसिड और फ्रॉम कोलिमेनाइट से भी हम बोरेक्स बना लेते हैं। 2 ये रिएक्शन मेन एनसीईआरटी में जो दिए हो याद रख। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात आई थी, बोरेक्स की प्रॉपर्टी। तो 2 मेनली प्रॉपर्टी डिस्कस किया था। मैंने कहा था ये बोरेक्स है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है, बोरेक्स को पानी में डालो, एक्वस में डालो, तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। कारण बताया था कि बोरेक्स का रिएक्शन जब हमने पानी से देखो में डाला तो पानी से रिएक्शन होने के बाद NaOH बनता है, और NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। और उसके बाद यहाँ पर टेट्राबोरिक एसिड बनता है, इसका नाम है टेट्राबोरिक एसिड। और ये जो टेट्राबोरिक एसिड है देखो फर्दर हाइड्रोलाइज होके ये आर्थोबोरिक एसिड बनाता है। ये हमारा बेटा आर्थोबोरिक एसिड है, और आर्थोबोरिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। इसका मतलब हो गया कि हमारे दिमाग में एक बात आई कि जब इसका रिएक्शन जब भी कराएंगे पानी से, बोरेक्स का हाइड्रोलिसिस होगा जब इसका, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनेगा और वीक एसिड H3BO3 बनेगा। तो फाइनली जो सोल्यूशन हमारा होगा वो एल्कलाइन होगा या बेसिक होगा। ये डिस्कशन लास्ट टर्न पे किया था। उसके बाद मैंने कहा था रिएक्शन ऑफ बोरेक्स विद मिनरल एसिड। मिनरल एसिड में हमने लिया कि जैसे डाइल्यूट HCl से करा दो या डाइल्यूट H2SO4 हो, इनका मिनरल एसिड है ये। इनका रिएक्शन जब हम बोरेक्स से कराते हैं तो वहाँ पे आर्थोबोरिक एसिड बन रहा था। देख लो भाई, ये प्रॉपर्टी है। तो हमने देखो लिखा था बोरेक्स का रिएक्शन जब डाइल्यूट H2SO4 से कराया, सोडियम सल्फेट और यहाँ पर टेट्राबोरिक एसिड बना, और ये टेट्राबोरिक एसिड का फर्दर हाइड्रोलिसिस हुआ तो ये देखो
आर्थोबोरिक एसिड बन रहा है। और इसको चाहो तो आप कंपाइल करके एक साथ लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, इसको एक साथ ऐड करके लिख दो तो देखो भाई एक कैंसिल हो जाएगा और आप दोनों कॉमन है ना लेफ्ट राइट में, कैंसिल कर दिया, जोड़ के लिख दोगे तो एक स्टेप में रिएक्शन लिखना हो तो लिख देना कि Na2B4O7 सोडियम टेट्राबोरेट प्लस H2SO4 प्लस 5H2O, रिएक्शन के बाद बन जाएगा बेटा Na2SO4 प्लस H3BO3, ये बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप याद रख सकते हैं एक लाइन में, और चाहें तो इसका दोनों स्टेप, पहले ये रिएक्शन हुआ देन जो टेट्राबोरिक एसिड बना वो हाइड्रोलाइज होकर फिर इसको बनाया, इन्हीं दोनों को एक साथ जोड़ के लिखा जाए तो आ जाए। तो आप चाहे ये याद कर लो, चाहे दोनों स्टेप याद कर लेना, देख लेना। हाँ, यही एक रिएक्शन मैंने और बताया था शायद आपको, मैंने कहा था कि यहीं पर जब हमने बोरेक्स का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करा दिया, यदि डाइल्यूट HCl से करा दें तो भी रिएक्शन होगा, और क्या होगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो देख लो, 1 मिनट में लिख दे रहा हूँ। Na2B4O7 बोरेक्स का रिएक्शन जब मैंने HCl से कराया था मिनरल एसिड से, भाई हमारा यही तो है प्रॉपर्टी में जो बता रहा हूँ कि बोरेक्स रिएक्शन कर रहा है किससे, मिनरल एसिड से। मिनरल एसिड में या तो डाइल्यूट H2SO4 होगा या डाइल्यूट HCl होगा। तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन देखो कराया तो ये बन गया 2NaCl बना, और यहाँ पर फिर बनता है H2B4O7, इसको टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। टेट्राबोरिक एसिड है बेटा ये, और टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 ये हाइड्रोलाइज होने के बाद ये बना देता है आपका H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड। और ये 2 स्टेप में रिएक्शन कराया। यदि फाइनली इसको हम ऐड करके लिखना चाहें तो ये देखो, ये पहले लेफ्ट राइट में कॉमन कैंसिल किया, लास्ट में देखो जोड़ के लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O और गिव्स 2NaCl प्लस H3BO3, ये लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के हम बस ये बताना चाहते हैं कि ये रिएक्शन हमारा जो है प्रॉपर्टी में हमने जो बताया कि बोरेक्स की प्रॉपर्टी में 2 विशेष प्रॉपर्टी हमने आपके सामने रख दी। ठीक, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहीं से करूँगा, नोट का पॉइंट है, ज़रा समझ लेना। देखो बेटा, नोट में एक बात आप याद रख सकते हो, जैसे बोरेक्स जो है, जैसे Na2B4O7, अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे जहाँ तक बात बताई लास्ट टर्न पे मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ रहा हूँ कि सोडियम टेट्राबोरेट जिसको बोरेक्स कह रहे हैं, बोरेक्स का रिएक्शन जब हम मिनरल एसिड या कहना डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से जब हम कराते हैं बेटा, तो ये रिएक्शन में बनता है H3BO3 माने बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड बनता है। ये है हमारा आर्थोबोरिक एसिड बनता है, ठीक है। और ये क्या है कहना, ये बोरेक्स, देखना। और यही रिएक्शन यदि हम रिवर्स कर दें इस रिएक्शन को, ऐसे लिखो ज़्यादा सही है। पहले तो मैंने कहा बोरेक्स का डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, आर्थोबोरिक एसिड बनेगा। और आर्थोबोरिक एसिड जो है इसका रिएक्शन यदि हम सोडियम कार्बोनेट से करा दें, Na2CO3 से करा दें, तो अगेन बोरेक्स बन जाता है, ठीक है। इसका एसिड से रिएक्शन कराओगे आर्थोबोरिक एसिड बनेगा, और आर्थोबोरिक एसिड का रिएक्शन यदि सोडियम कार्बोनेट से कराओगे तो ये बनेगा। अरे कहना ये याद, अरे पीछे सब बता चुका हूँ, देख लो, आप देखो, चाहे तो जब प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी दोनों में कंपेयर करके जरा देख लो। देखो बेटा जरा समझो जरा सा, ये देखो बोरिक एसिड का रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट से करा रहे हैं तो बोरेक्स बन रहा है, और जब प्रॉपर्टी में आए देखो ये बोरेक्स है, और ये देख लो, यहाँ से देख लो कंबाइंड रिएक्शन देखो, बोरेक्स का रिएक्शन जब एसिड से कराए तो देखो बोरिक एसिड बन रहा है, आर्थोबोरिक एसिड बन रहा है। तो वही मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पर, ये देख लेना। उसके बाद एक टर्म आता है बेटा यहाँ पर, अभी मैं बोरेक्स का ही पूरा प्रॉपर्टी या वगैरह बता रहा हूँ, प्रिपरेशन बताया, प्रॉपर्टी। एक इसका हीटिंग इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स, ये एक आर्टिकल है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स का एक हीटिंग इफेक्ट यदि देखा जाए तो इसमें मेनली कहते हैं कि भाई जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं, ध्यान से समझ लेना, कुछ स्टेप बता रहा हूँ कि बोरेक्स को जब हीट करते हैं तो पहले उसमें जो वाटर है वो निकल जाता है। तो वाटर निकलने के बाद एनहाइड्रस बोरेक्स जो बना, वो एनहाइड्रस बोरेक्स को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिश्रण बनता है, जिसको हम ग्लासी बीड कहते हैं। पहले समझो पूरी कॉन्सेप्ट को, मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ।
उसमें मेन है कि भाई जब हम Na2B4O7.10H2 जब इसको हम हीट करते हैं, थोड़ा जब हीट करते हैं इसको, तो क्या होता है कि इसमें का जो वाटर है वो वाटर यहाँ से निकल जाता है। ये बनता क्या है, मतलब वाटर का लॉस हो जाता है और ये बन जाता है Na2B4O7 बना। इसको हम एनहाइड्रस बोरेक्स कह सकते हैं, एनहाइड्रस बोरेक्स कह लो बेटा, या फिर आप इसी को क्या कह सकते हैं, समझ रहे हैं, सोडियम टेट्रा बोरेट भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब इस थोड़ा स्वेल कर जाता है और उसके बाद जब इसको हम फर्दर हीट करते हैं, फर्दर जब इसको हीट करते हैं तो यह बना देता है NaBO2 और B2O3 का मिश्रण बनता है ओवरऑल। और इस ओवरऑल दोनों का जो मिक्सचर है, रिएक्शन बैलेंस करके लिखना चाहूँ लिख दूँ, लेकिन ये इसका नाम क्या है, तो कहना ये हमारा जो इसका नाम है ये है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट बनता है। और ये क्या है, तो कहना ये बोरिक एनहाइड्राइड है, बोरिक एनहाइड्राइड है। तो ये जो दोनों का जो ओवरऑल मिक्सचर है, ये दोनों का जो मिक्सचर है इसको हम ग्लासी बीड कहते हैं। एक्चुअल में पूरी बात यहाँ से फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो एनहाइड्रस बोरेक्स बनता है या सोडियम टेट्रा बोरेट बनता है, और जब इसको हम हीट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है। जब इसको हीट करते हैं फर्दर तो ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है, जो सॉलिडिफाई होकर के, जो सॉलिडिफाई होने के बाद यह ग्लास लाइक मटेरियल बनाता है। और उस ग्लास लाइक मटेरियल को हम ग्लासी बीड कहते हैं, इसी को हम ग्लासी बीड कहते हैं, या इसी को हम क्या बोरेक्स बीड भी बोलते हैं। ग्लासी बीड को ही हम बोरेक्स बीड भी कहते हैं, ये हम बोरेक्स बीड कह सकते हैं इसको, ठीक है। ग्लासी बीड कह दो या बोरेक्स बीड कह दो, दोनों चल जाएगा। तो ठीक है बेटा, जब ये एनहाइड्रस बोरेक्स को जब हम हीट करते हैं तो मैंने कहा ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनता है, और उस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को जब सॉलिडिफाई किया जाता है तो ग्लास लाइक मटेरियल बनता है, और उस ग्लास लाइक मटेरियल को हम ग्लासी बीड या बोरेक्स बीड कहते हैं। और एक ध्यान से सुनो, एक्चुअल में क्या होता है, जो ग्लासी बीड हमारा जो बना, इसमें दो लोगों का मिक्सचर है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर है, इसी को हम ग्लासी बीड बोलते हैं। और होता क्या है कि ये जो मिश्रण में दो लोग हैं जो है, इसमें जो ये बोरिक एनहाइड्राइड है, इन दोनों का जो मिश्रण है जिसको ग्लासी बीड कह रहे हैं, इसमें जो ये बोरिक एनहाइड्राइड है B2O3, यह बोरिक एनहाइड्राइड क्या करता है कि मेटल साल्ट या मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कर जाता है, कंबाइंड हो जाता है, और यह मेटाबोरेट बना देता है। और जो मेटाबोरेट होता है, कुछ मेटाबोरेट जो बनते हैं वो कलर्ड मेटाबोरेट बनते हैं। तो जो कलर्ड मेटाबोरेट बनता है, उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं, BBT, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लासी बीड में जो ये बोरिक एनहाइड्राइड है, ये मेटल साल्ट या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक कलर्ड बीड बनाता है। कलर्ड बीड जो बनाता है, इसी फिनोमेना को हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। जैसे हम आपसे कहें कुछ आयन हैं, जैसे ट्रांजिशन मेटल की बात जब करता हूं तो वहां पे मैं कहता हूं Cu+2, सम आयन का नाम यहां लिख रहा हूं, याद रखना। जैसे Cu+2 है, Cu+2 है, जैसे Cr+3 है, Fe+2 है, Fe+3 भी यहाँ पर ले लेते हैं दोनों, Fe+2, Fe+3, Ni+2, ये सब के सब बोरेक्स बीड टेस्ट देते हैं, ये सब बोरेक्स बीड टेस्ट देते हैं। आइए कुछ ऐसे उदाहरण ले लो। जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्लासी बीड हमने लिया, तो ग्लासी बीड का मतलब ये ले लिया ग्लासी बीड, और ग्लासी बीड लिया बेटा तो हमने इसका रिएक्शन करा दिया, मान लो Cu, मेटल साल्ट या मेटल ऑक्साइड दोनों ले सकते हो। जैसे CuO से रिएक्शन कराया तो पता लगा कि यहाँ पर हमारा बन गया CuBO2, ये कॉपर का मेटाबोरेट बनता है। और कॉपर मेटाबोरेट जो बना है ये ब्लू कलर होता है, माने ये ब्लू बीड बनाता है, ये ब्लू बीड बनाता है। ध्यान से सुन। ऐसे ही यदि आप कहें कि ग्लासी बीड ले लो भाई, ग्लासी बीड का मतलब ये पूरा ये मिक्सचर, लेकिन उस मिक्सचर में सिर्फ जो बोरिक एनहाइड्राइड है
यही मेटल ऑक्साइड या मेटल साल्ट से जुड़ करके यह मेटल साल्ट या मेटल ऑक्साइड से जुड़ करके मेटाबोरेट बनाता है। और मेटाबोरेट जो होते हैं कलर्ड होते हैं, उसी कलर्ड मेटाबोरेट जो बनते हैं हमारे, उसी को हम बोरेक्स बीड टेस्ट उस फेनामेना को बोलते हैं। तो ये देखो ब्लू बीड बना। ऐसे ही हम यदि कहें ग्लासी बीड लेकर के इसका हम CO कोबाल्ट का ऑक्साइड है और इससे हमारा कोबाल्ट मेटाबोरेट बनता है, कोबाल्ट का मेटाबोरेट बना COBO2 बनता है, ये भी ब्लू कलर होता है, ये ब्लू बीड बनता है, ये ब्लू बीड यहाँ भी बन जाता है। ऐसे ही NCERT का एक लाइन याद रखना, ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ लास्ट में, कि ग्लासी बीड जो होता है बेटा, यह TiO टाइटेनियम ऑक्साइड है, TiO ये जो है ये भी बीड बनाता है, कलर्ड बीड बनाता है। और वो कलर्ड जो यहाँ पे आता है TiBO2, पहले बात तो टाइटेनियम का मेटा कंपाउंड बना और ये है टाइटेनियम मेटाबोरेट जो बना, यह येलो कलर होता है। ऐसे ही येलो बीड बनता है, यहाँ से येलो बीड बन जाता है। तो ये 3 रिएक्शन तो जो मैंने लिखे बड़े महत्वपूर्ण हैं कि ग्लासी बीड से कॉपर का ऑक्साइड CuO है, रिएक्शन करके ब्लू बीड बना रहा है। यहाँ ग्लासी बीड COO माने कोबाल्ट का ऑक्साइड है, ये ब्लू बीड बना रहा है। ग्लासी बीड टाइटेनियम ऑक्साइड TiO से देखो रिएक्शन करके यहाँ पे टाइटेनियम का मेटाबोरेट बनाया, वो भी येलो बीड बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारा बोरेक्स का पार्ट जितना था वो सब बता दिया, स्ट्रक्चर बताया, प्रिपरेशन बताया, प्रॉपर्टी बताया, हीटिंग इफेक्ट बताया। और हीटिंग इफेक्ट पूरा याद रखना, कभी कभी ग्लासी बीड का कंपोजिशन पूछ लेता, तो ये याद रखना कि ग्लासी बीड में दोनों होते हैं। हाँ, लेकिन जब इनका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो सिर्फ यह जो है उससे रिएक्शन करके मेटाबोरेट बना देता है। और मेटाबोरेट का मतलब वही कलर्ड बीड बनाता है। और कलर्ड बीड जो होता है, इस फेनामेना को हम बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए, ये तो हो गया ओवरऑल कंप्लीट होता है बोरेक्स का पार्ट। हमने कहा 3 बोरान कंपाउंड हमें पढ़ने थे, मेनली एक बोरेक्स हो गया। दूसरा नंबर पे आइए, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम आर्थोबोरिक एसिड के बारे में थोड़ा बताएंगे। आर्थोबोरिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड के बारे में देख लो बेटा। इसका फार्मूला होता है H3BO3, या हम इसको BOH3 भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइस। ठीक है, ये आर्थोबोरिक एसिड का यदि हम देखें तो हम इसके बारे में 3-4 बात पहले बोलेंगे। इसके बारे में पहली बात तो ये है कि ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आर्थोबोरिक एसिड जो होता है ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पहली बात। दूसरा, ये सोपी टच होता है, सोपी टच होता है, इसका जो टच सोपी टच होता है, याद रखना है इसको। दूसरी बात के बाद तीसरे नंबर पे कहें तो यह पानी में बहुत कम सॉल्युबल होता है, मतलब एक स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन यदि हॉट वाटर है तो इसमें वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है, तो मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये 3-4 बातें जो स्पेशली मैंने इसके बारे में लिखा है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सोपी टच होता है इसका, और यह स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में, बट ये मोर सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। हाँ, इसके बारे में 2 बातें और लिख लेते हैं कि आर्थोबोरिक एसिड में जो बोरान है उसका हाइब्रिडाइजेशन यदि निकाला जाए बोरान का तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। कैसे आता है वो देख लो, स्ट्रक्चर यहाँ पे चाहो तो बना लो आप। ये तो है, ये हमारा आर्थोबोरिक एसिड का, ये देख लो, ये स्ट्रक्चर बना दिया आर्थोबोरिक एसिड जो हमारा है। इसका यदि कहे कि भाई बोरान का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो sp2 आएगा। और पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और याद रखना कि इसका n फैक्टर 1 होता है, इसका n फैक्टर जब निकाला जाए कभी तो इसका n फैक्टर 1 होता है। क्यों? कि अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा, जब इसका एसिडिक कैरेक्टर बताऊंगा अभी आगे, तो आप कहेंगे कि यह वीक मोनोबेसिक एसिड है। एक्चुअल में क्या है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है। H3BO3 ये नॉन प्रोटोनिक एसिड, मतलब ये प्रोटॉन नहीं देता है, ये बल्कि क्या करता है, वाटर में डालें या बेस में डालें तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और आप कहते हैं कि जब
तीन एसिड का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, आरेनियस का एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड और लुईस एसिड। और लुईस के हिसाब से जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं, जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो अकॉर्डिंग टू लुईस वो बेस होते हैं। तो एक्चुअल में जो आर्थोबोरिक एसिड है जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, इसके बारे में हम बोलते हैं ये नॉन प्रोटिक एसिड होते हैं। मतलब ये प्रोटॉन नहीं देते हैं, बल्कि ये प्रोटॉन देने की जगह ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो नॉन प्रोटिक एसिड है ये, ठीक है। और ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक लुईस एसिड कह दें तो ज़्यादा अच्छा है, लुईस एसिड, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोनोबेसिक लुईस एसिड है ये। तो ये इतना तो जानकारी इसके बारे में याद रखना। अब बात आती है कि आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। और बेटा बात करें प्रिपरेशन पे कि प्रिपरेशन ऑफ H3BO3, इनका यदि प्रिपरेशन किया जाए तो इनके प्रिपरेशन के हम दो मेथड मेनली आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला मेथड तो यही है कि बोरेक्स का रिएक्शन, अभी जो ऊपर लिखा भी था कि बोरेक्स का रिएक्शन जब हम मिनरल एसिड से कराते हैं तो आर्थोबोरिक एसिड बन रहा था। प्रॉपर्टी में याद करिए बताया था, इसका मतलब यहाँ पर बोरेक्स लीजिए कि बोरेक्स का रिएक्शन करा दीजिए मिनरल एसिड से, बोरेक्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड, मिनरल एसिड से, मिनरल एसिड का मतलब वही डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, डाइल्यूट HNO3 है, सब मिनरल एसिड हैं। उनसे जब बोरेक्स का रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड बनता है। रिएक्शन लिख के मैं आपको दिखाने का प्रयास भी कर रहा हूँ, जरा सा देखना। पहला पार्ट में दो पार्ट बताऊंगा। पहले ये पार्ट देखो क्या कि ये है बेटा Na2B4O7, इसका रिएक्शन जब मैं कराता हूँ डाइल्यूट HCl से, चलो कराता हूँ तो ये रिएक्शन में बनता है 2NaCl, चलो 2 मोल इसका लिया, डाइल्यूट HCl हमारा है 2 मोल लेकर के रिएक्शन जरा करा दो तो ये 2NaCl बनता है पहली बात। और फिर यहाँ पर बनता है H2B4O7, ये रिएक्शन अभी मैं लिखा था फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये क्या बना, ये जो H2B4O7 है इसको हम बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड, ये टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है। और यह टेट्राबोरिक एसिड हाइड्रोलाइज्ड होकर के देखो H2B4O7 वाटर से रिएक्शन कर लिया और ये बना देता है H3BO3 बन जाता है। मैंने 2 स्टेप में लिखा, आप चाहें तो इसको एक साथ कंपाइल करके लिख लें। ये पार्ट लेफ्ट राइट में कॉमन कैंसिल जोड़ दीजिए, ये रिएक्शन बना बेटा Na2B4O7 प्लस 2HCl प्लस 5H2O और जोड़ के लिख दो तो ये रिएक्शन में बना हमारा 2NaCl प्लस 4H3BO3, ये देखिए बन रहा। और हमें यही तो करना था, आर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर करना था। और देखिए प्रिपेयर होके आपको मिल गया आर्थोबोरिक। एक तो एक कंडीशन, पहले ए पार्ट बताया, इसी में बी पार्ट भी देख लो, एक पार्ट और डिस्कस कर दे रहा हूँ। बी पार्ट में मैंने क्या किया कि इसी बोरेक्स का रिएक्शन में डाइल्यूट HCl से भी कराया था, अभी इसी का रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 से करा दूँ, मिनरल एसिड से करा दो आप, फाइनली देखा जाए तो बोरिक एसिड ही बनेगा। तो चलो एक रिएक्शन और मैं यहीं पे एक ही साथ आपके लिख दे रहा हूँ दोनों को, जिससे याद बना रहे कि जैसे Na2B4O7 है बेटा, इसका रिएक्शन जब मैं डाइल्यूट H2SO4 से जब कराया था, लास्ट में आपको याद होगा पीछे मैं जब बोरेक्स की प्रॉपर्टी बता रहा था तो रिएक्शन लिखा था, अगेन लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन बता रहा हूँ। तो चलो, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा Na2SO4 बनता है और फिर यहाँ बनेगा H2B4O7, ये टेट्राबोरिक एसिड जो बना है H2B4O7, यह टेट्राबोरिक एसिड वाटर से रिएक्शन करके ये बना देता है आपका H3BO3 बन जाता है। और इसको मैं एक साथ ऐड करके यदि रिएक्शन लिख दूं तो एक स्टेप में रिएक्शन, देखो ये लेफ्ट राइट में कॉमन कैंसिल, यदि रिएक्शन लिखते हैं तो ये बनता है Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस 5 मोल H2O गिव्स Na2SO4 प्लस 4H3BO3 बन जाता है। देखिए ये प्रिपरेशन होगी, आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन होगी। तो दो तो एक बात तो हमारी पहली हो गई क्या भाई कि बोरेक्स का रिएक्शन जब मिनरल एसिड से कराते हैं तो आर्थोबोरिक एसिड बनता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे आइए,
दूसरे नंबर पे एक रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोलिमेनाइट का रिएक्शन जब हम कराते हैं, रिएक्शन ऑफ कोलिमेनाइट विद SO2 से जब रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड बनता है। जैसे जैसे आप देख लो Ca2B6O11 कोलिमेनाइट है, इसका रिएक्शन जब SO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन हम जब कराते हैं तो यहाँ पर हमारा बन जाता है CaHSO3 का होल 2 और प्लस यहाँ पे H3BO3 बनता है। ये है देखिए आर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। तो ये भी एक प्रिपरेशन मेथड है। कोलिमेनाइट का रिएक्शन जब हम SO2 के साथ कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में तो ये कैल्शियम बाईसल्फाइड बनता है। ये इसका नाम है CaHSO3 का होल 2। ये है कैल्शियम बाईसल्फाइड बना। तो कैल्शियम बाईसल्फाइड जो बना है ये तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा जो बना है आर्थोबोरिक एसिड ये बना है, जो कि हमें बनाना था। हम आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो चलिए भाई, आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया, आगे बढ़िए। हाँ बेटा एक मिनट, हाँ इसमें भाई फिजिकल फिनिश हो चुका है। हाँ ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, एक चैप्टर बचा है स्टेट ऑफ मैटर, जो कि हमें आपको जल्दी से जल्दी उसको भी करा दूंगा या वीडियो दे दूंगा। स्टेट ऑफ मैटर केवल बचा हुआ है, बाकी सब हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। उत्कर्ष पटेल ने पूछा है फिजिकल फिनिश हो चुका है, तो यस फिनिश हो चुका है। प्रशांत चौधरी कह रहे हैं लेक्चर तो मिल ही नहीं रहे फिजिकल केमिस्ट्री के। बिल्कुल मिल सकते हैं, सारा जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है सब रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड है। चाहिए तो आपको कॉल करके बात करिएगा, देखते हैं अरेंज करा देंगे। सर सॉल्यूशन नहीं पढ़ाए थे आप हमें हमारे बैच में। अच्छा सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया था तो उसका वीडियो हम आपको दिलवा देंगे। वीडियो आप ले लो, एक एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा, और टाइम रहेगा तो एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा भी दूंगा। हाँ मोसीर आलम का कहना है भाई सरफेस, हाँ सरफेस केमिस्ट्री भी बचा, उसमें वो भी करा दूंगा। दोनों एज पार्ट हम आपको वीडियो दे देंगे। बाकी इनऑर्गेनिक का पार्ट तो पूरा डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, क्योंकि याद करने वाला है। तो इस समय सारे रिएक्शन मैं आपके सामने लिखूंगा, जिससे कि आप एक बार देखें और फिर जो PDF भेजूंगा उसको पढ़ करके एक बार वहाँ से पढ़ लें, 2 बार यदि एक बार देख लें और एक बार बुकलेट पढ़ लें, तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। और जहाँ पे जैसे ही एग्जाम में सवाल आएगा इस ब्लॉक से रिलेटेड, P ब्लॉक वगैरह से रिलेटेड, आप तुरंत आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो चलिए खैर आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। हाँ सभी बैच में नहीं हुआ था, यस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ है। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रियांशी मल का कहना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं हुआ, लेकिन सुबह के बैच में हो गया था बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुबह के बैच में नहीं हुआ, और जिनका छूटा है वो शाम को जो बैच चल रहा है अभी उसमें केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, और जैसे केमिकल काइनेटिक्स फिनिश होगा वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर क्लास होती है इवनिंग में जूम ऐप से, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स इस समय चल रहा है, उसके बाद इसके नेक्स्ट जो जैसे ही ख़त्म होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वहाँ पढ़ाया जाएगा डिटेल। अच्छा धर्म प्रकाश का कहना है रेडॉक्स रिएक्शन भी मेरे बैच में नहीं हुआ है। हाँ तो जो लोग लेट आए उनमें नहीं हुआ है, वीडियो वगैरह बने हैं, उसे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। भाई क्लास ही कितने दिन चली, 4 महीने हम लोग पढ़ा पाए थे, और 4 महीने जैसे पढ़ाए उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया। लेकिन 4 महीने में सुबह वाले बैच में हम लोगों ने मैक्सिमम करा दिया था, प्रतिदिन क्लास हुई, कभी भी एक भी दिन गैप नहीं हुआ होगा। आप यदि पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा, एक भी दिन हम लोगों ने क्लास मिस नहीं किया था, और बिल्कुल टाइम से क्लास हुई। 8 से 10 क्लास तो 8 से 10 हुआ करती थी। तो भाई जितना हो सकता था, जितना टाइम मतलब हम लोग दे सकते थे दिए हैं, और बाकी एक्स्ट्रा क्लास भी हुई। सॉलिड स्टेट को एक्स्ट्रा क्लास में कराया गया, बायोमॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा क्लास में कराया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन अब टाइम ही नहीं मिला बेटा, तो क्या कर सकते हैं। अभी जितना है करा दे रहा हूं पहले, उसके बाद समय बचता है, अभी एग्जाम का डेट फाइनल हो जाए। यदि आपको लगे कि नहीं समय मिलेगा, आपका यदि मन होगा आप बताइएगा, तो हम लोग पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं, कभी भी हटेंगे ही नहीं। आजमा के कभी चाहे तो आप देख लेना, कभी हटने वाले नहीं हैं पीछे, क्योंकि जो जितना भी कमिटमेंट है वो पूरा करना है। लेकिन अब टाइम 4 साढ़े 4 महीने में बताओ कितना हो सकता था। फिर भी हम लोगों ने पर डे क्लास करके एक्स्ट्रा क्लास करके मैक्सिमम कराया था।
तो चलिए खैर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा बेटा अभी कोई फिक्स नहीं, लेकिन हाँ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में कोई डेट पर अनाउंस करेंगे, क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन अभी नहीं आई है, लेकिन फिर भी देखेंगे डिस्टेंस बना करके और सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था करके क्लास करेंगे ज़रूर। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बाकी जिनका कुछ चैप्टर नहीं हुआ है, एक हेल्प के लिए उनको वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो यदि लेके चाहें तो उसे देख लें, बाकी टाइम बचने पर उनका एक करा दिया जाएगा। और हम सुबह वाले बैच के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मॉर्निंग में जो शुरू में हमारे यहाँ एडमिशन लिए थे उनका कोर्स उन्हीं के हिसाब से हम चला रहे हैं, तो उनका लगभग 2-3 चैप्टर और बचा है, मतलब 3 ग्रुप यहाँ बचा है, मतलब कुल मिला के जल्दी से जल्दी उनका फिनिश होने वाला है। मुश्किल से 15-20 दिन के अंदर सब खत्म कर देंगे, हम भी और सर भी दोनों लोग मिला के। जो भी बचा है 15 से 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम लूँगा, इतने में पूरा मॉर्निंग वाले बैच का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इवनिंग वाले बैच के लोगों को मैं ये कहूँगा भाई कि आप शाम की क्लास भी करिए। शाम को क्लास एक प्रॉपर चलती है, जिसमें अभी पीछे मैंने आयनिक इक्विलिब्रिया कराया, अब वहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, ये फिनिश होने के बाद वहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कराया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई एक कोलिमेनाइट का SO2 से रिएक्शन कराते हैं तो बोरिक एसिड बनता है, अर्थोबोरिक एसिड बनता है। ठीक, आगे एक रिएक्शन में और मैं कराऊंगा आगे, खैर लेकिन अभी यहीं लिख दे रहा हूँ कि ये जो आपका डाइबोरेन है, डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस कराने पर भी बोरिक एसिड बनता है। डाइबोरेन का मतलब ये फार्मूला है आपका B2S6। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो रिएक्शन कंप्लीट करके लिखें तो ये बनेगा H3BO3, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस खैर रिलीज होती है। ये हमारा रिएक्शन है बेटा, ध्यान से देखें, ये बैलेंस रिएक्शन, ये आर्थोबोरिक एसिड, ये देखो बन गए, ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसका मतलब डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस, एनसीईआरटी का जो लाइन है कि डाइबोरेन की जब हम प्रॉपर्टी बताएंगे तो आपको देखेंगे वहाँ प्रॉपर्टी में कि डाइबोरेन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बोरिक एसिड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये क्या है? अच्छा, ठीक, इसमें स्टार्ट कर दो। चलो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े भाई। ये तो 3 प्रिपरेशन की बात हो गई। आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन मैंने करा दी। बोरेक्स का रिएक्शन मिनरल एसिड से कराएंगे, आर्थोबोरिक एसिड बनता है। कोलिमेनाइट का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड से करा दें, या एक रिएक्शन यहाँ पे एक साथ और एक बात और भी लिख सकते हो। क्या, ध्यान से सुनना। एक बात यहाँ पर मैं लिखूँ, मैं SO2 न लूँ तो यहाँ पर तुम एक रिएक्शन और भी करा सकते हो बेटा कि कोलिमेनाइट Ca2B6O11, कोलिमेनाइट का रिएक्शन यदि मैं H2SO4 से जब कराता हूँ, H2SO4 से, तब भी H3BO3 बनता है। तो या ये रिएक्शन याद कर लो या ये याद, ये दोनों एक ही चीज़ है, याद कर लेना दोनों। और एक तीसरा रिएक्शन बताया कि डाइबोरेन के हाइड्रोलिसिस कराने से भी बोरिक एसिड बनता है। तो बोरिक एसिड का जो प्रिपरेशन है उनमें तीनों रिएक्शन याद रखो। अब बात आती है प्रॉपर्टी की, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टी से सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी में जब आते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टी, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है हीटिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनना, हीटिंग इफेक्ट जरा देखना जरा। हीटिंग इफेक्ट में आप एक बात याद रखना, एक सीरियल बता रहा हूँ। एक्चुअल में बेटा जब हम आर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं, H3BO3 को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर 100 डिग्री पर जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके बनाता है मेटाबोरिक एसिड बनाता है, HbO2 बनाता है। ये है मेटाबोरिक एसिड बनता है। और मेटाबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं फर्दर, लगभग 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तब ये बनाता है 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर ये बना देता है आपका H2B4O7 बनाता है और वाटर निकलता है। इसको बोलते हैं क्या? H2B4O7, इसको हम टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। ये है टेट्राबोरिक एसिड, सीक्वेंस याद रखना। और उसके बाद जब हम टेट्राबोरिक एसिड को हीट करते हैं, यहाँ पे जब इसको हीट करते हैं फर्दर, तब यहाँ पर बन जाता है B2O3 बनता है
और वाटर निकलता है। और B2O3 जो है इसको हम बोरिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक एनहाइड्राइड ये बन जाता है। तो कहने का मतलब समझ लो भैया कि आर्थोबोरिक एसिड को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो मेटाबोरिक एसिड बनता है, और इसको फिर फर्दर 160 डिग्री पर हीट करते हैं तो यहाँ पे टेट्राबोरिक एसिड बनता है, और टेट्राबोरिक एसिड को जब हम हीट करते हैं तो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। इसका सीक्वेंस याद करना चाहो तो ये आर्थोबोरिक एसिड माने O, मेटाबोरिक एसिड माने M, टेट्राबोरिक एसिड मतलब T, और बोरिक एनहाइड्राइड माने B। तो इसका मतलब ओम टीवी याद रख लेना। याद करने के लिए एक तरीका बता दे रहा हूँ, ओम टीवी का मतलब हो गया वही, आर्थोबोरिक एसिड को हीट करोगे मेटाबोरिक एसिड बनेगा, मेटाबोरिक एसिड को हीट करोगे तो भाई टेट्राबोरिक एसिड बनेगा, और टेट्राबोरिक एसिड को हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये हीटिंग रिएक्शन याद रखना सीक्वेंस से, ठीक। कभी कभी सवाल बनता है, आपको मिलेगा कहीं तो सवाल लगा सकते हैं इजिली, ये देख लेना। चलिए भाई बात हमारी और आगे बढ़ेगी, ये तो मैं प्रॉपर्टी में चल रहा हूँ। हाँ, अब एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा एक लाइन बोलना चाहूँगा एसिडिक कैरेक्टर पर। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H3BO3 या एसिडिक नेचर कह लो, एसिडिक नेचर ऑफ H3BO3 एक आर्टिकल है, एसिडिक नेचर ऑफ H3BO3 माने आर्थोबोरिक एसिड का एसिडिक नेचर पे बात करें तो अभी हमने एक लाइन बोला था, पहली बात ये बताया था कि आर्थोबोरिक एसिड बड़ा स्पेशल एसिड है, याद रखना। ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, आर्थोबोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, आर्थोबोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। इसका मतलब यह प्रोटॉन नहीं देता है। एसिड का 3 कॉन्सेप्ट मेनली आप पढ़ते हैं। आर्एनएस एसिड, आर्एनएस एसिड में क्या होता है भाई, कहते हैं कि जब कोई सब्सटेंस को हम पानी में डालें H+ आयन दे तो एसिड, OH आयन दे तो बेस। फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो कोई H+ आयन सब्सटेंस कोई जब H+ आयन निकालता है तो एसिड होता है, और जो H+ आयन लेता है वो बेस होता है, ठीक। और उसके बाद और आगे बढ़ गए भाई तो हमने कहा लुईस का कॉन्सेप्ट आया कि जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है वो एसिड होता है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वो बेस होता है। अब हमारी बात सामने यहाँ पे आ गई कि भाई हमें एसिडिक आर्थोबोरिक एसिड का एसिडिक नेचर क्या है। पहली बात तो ये दिमाग में रखना, कुछ लोगों के दिमाग में आएगा भाई ये रिएक्शन करेगा तो 3H+ आयन निकाल देगा। 3H+ आयन नहीं निकालता है, ये प्रोटॉन निकालता ही नहीं, बल्कि ये करता क्या है, ध्यान से सुनना। ये H3BO3 का हम स्ट्रक्चर पहले यहाँ देखो बना के दिखा रहे हैं। जैसे ये है आपका H3BO3, ठीक है, H3BO3 है, H3BO3 है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ पर जब हम वाटर में इसको डालते हैं, बेस से रिएक्शन करा दो, वाटर में डालने से क्या होता है कि वाटर के में जो ऑक्सीजन है देखो इसके पास लोन पेयर है, और यही लोन पेयर ही एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों करता है, क्योंकि बोरान का कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। देखो इस एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, तो बोरान के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करता है अकॉर्डिंग टू लुईस से क्या होता है, एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर जब एक्सेप्ट करेगा एक तरीके से, या कहना ये OH आयन एक्सेप्ट करता है। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसके ऐसे कर लो H+ + OH माइनस, ये OH माइनस यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है, तो एक तरीके से OH आयन रिसीव करता है, और ये OH आयन रिसीवर है एक कह सकते हैं आप। तो इसका जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो लिख दे रहा हूँ, ये बनेगा BOH4 माइनस, और यहाँ H+ लगा सकते हो, या इसे ना लिखना चाहो तो इसे लिख दो ऐसे। तो ये जो कंपाउंड हमारा बन रहा है ध्यान से देख लेना। इसका मतलब कहने का सिर्फ ये है कि आर्थोबोरिक एसिड यह अकॉर्डिंग टू लुईस यह एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू लुईस करना, ये वीक मोनोबेसिक लेविस एसिड है। कभी कोई जोर देखने क्या है, प्रोटोनिक एसिड है, तुरंत मना करना नहीं, प्रोटोनिक एसिड नहीं, ये मोनोबेसिक लुईस एसिड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। या फिर सीधा सीधा ये ना बोलना चाहो तो कहना ये OH आयन रिसीव करता है, और OH आयन के अंदर ही तो होगा इलेक्ट्रॉन,
OH आयन रिसीव करता है। हाँ, एक चीज़ और सवाल कभी कभी बना है कि H3BO3 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं बोरान का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होता है इस कंपाउंड में। H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जबकि BOH का होल 4 माइनस ये जो हमने लिखा है इसमें यदि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाए तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो sp2 हाइब्रिडाइज बोरान था, जब ये पानी में या किसी बेस से रिएक्शन कराया तो जो कंपाउंड ये बन रहा है BOH का होल 4 माइनस कहना, फिर यहाँ पे बोरान का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है। तो एसिडिक नेचर के बारे में जरूर इतना याद रखना कि यह प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू लुईस ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू लुईस ये वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड है, याद रख लेना। ठीक है, अब बात आती है बेटा इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर लो। 2 लाइन यहाँ पे बोलना चाहूँगा स्ट्रक्चर के बारे में। पहली बात तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। करा के H3BO3 एग्जिस्ट इन पॉलीमेरिक फॉर्म with the help of हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन। H3BO3 मेनली पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और मतलब ये पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। जैसे थोड़ा सा एक जुड़ाव देख लो इसका भाई। जैसे मैंने कहा ये है H3BO3, चलो भाई हमने बना दिया, ये हमारा है H3BO3। ठीक, एक मालिक्यूल यहाँ पर मैंने बना दिया H3BO3 का एक मालिक्यूल, ये देखो H3BO3 बनाया। अब एक दूसरा मालिक्यूल ले लो भाई, चलो एक दूसरा मालिक्यूल इसी के बगल में मैं बना दे रहा हूँ। ये देखो, ये दूसरा मालिक्यूल हमारा है H3BO3 का, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, और ये देख लो ये हमारा यहाँ हाइड्रोजन है, और ये देखना ये हाइड्रोजन है। ये भी 2 अलग अलग कलर से इसीलिए बना रहा हूँ, दोनों को जरा समझने का प्रयास। एक तो ये है H3BO3 और एक दूसरा मालिक्यूल है H3BO3। होता क्या है कि ये मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे, सुनो, हाइड्रोजन बॉन्ड से कैसे जुड़ेंगे भाई, देखना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, देखो। एक तो ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ेगा तो एक वीक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। इधर देखो, ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव से जुड़ा है, यह किसी दूसरे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ऐसे जुड़ जाता है। तो ये देखो H3BO3 के 2 मालिक्यूल आपस में जुड़ गए, एक प्लेन में होते हैं, ध्यान से सुनना, एक प्लेन में इसे आपस में इसे जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर ऐसे जुड़ रहे हैं ना, H3BO3 के मालिक्यूल इसे पूरे प्लेन में ऐसे एक प्लेन में ले लो, इसमें यहाँ रखो, यहाँ इसे कई मालिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। मतलब कुल मिला के इनका जो जुड़ाव होता है वो किस वजह से होता है, तो कहना वो हाइड्रोजन बॉन्ड उसके लिए कारण है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक प्लेन में सब आपस में अटैच हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, यही हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कहते हैं जो H3BO3 होता है ये स्लिपरी नेचर होता है, इसका नेचर जो होता है स्लिपरी नेचर होता है। स्लिपरी नेचर का मतलब हुआ बेटा कि इसका यूज, जैसे हम कहते हैं कैरम बोर्ड, आप खेलते होंगे, कभी देखे भी होंगे, कुछ लोग खेलते भी हैं, तो कैरम बोर्ड में जो होता है पाउडर के, कैरम बोर्ड पाउडर यूज किया जाता है वहाँ पर, उसमें जैसे जो आपका जो खेलने में वो आसानी से स्लिप कर सके। ठीक, तो इस तरीके से कहते हैं इसी का यूज होता है। और ये जर्मीसाइड भी होता है, आर्थोबोरिक एसिड जर्मीसाइड भी होता है। तो कुल मिला के मैंने एक लाइन स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ बताना चाहा कि आर्थोबोरिक के जो एसिड है ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये आपस में जुड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के सहायता से जुड़ जाते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया, एक मालिक्यूल देखो ये था, दूसरा ये था, दोनों देखो आपस में जुड़े हाइड्रोजन बॉन्ड से। ऐसे एक नहीं कई मालिक्यूल आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये इसका हीटिंग इफेक्ट बता दिया, फिर एसिडिक नेचर बता दिया। एसिडिक में बताया कि ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए लुईस एसिड है। अच्छा, दूसरी बात मैंने यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट बताया। तीसरे नंबर पे इधर ऊपर जाके देखो तो यहाँ पर मैंने इसकी प्रिपरेशन बताया कि आर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, कोलिमेनाइट से होता है बताया था। कोलिमेनाइट का रिएक्शन SO2 से करा दो, या कोलिमेनाइट का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से करा दो। एक बताया कि
डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस करा दो, बोरिक एसिड बन जाता है। और एक बड़ा कॉमन रिएक्शन ये जो लिखा है कि बोरेक्स का रिएक्शन मिनरल एसिड से करा दो, आर्थोबोरिक एसिड बन जाता है। तो ये जो सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, इसी सीक्वेंस में मैंने आपको पूरा बुकलेट बना रखा है। जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा, हमें लग रहा है आज फिनिश हो जाएगा ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बचेगा नेक्स्ट टर्न पे करा के अब पूरा चैप्टर एक साथ रिवाइज कराऊंगा, पूरा एक साथ। उसके बाद वही बुकलेट आपको भेज दूंगा, उसे पढ़ लेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आइए बेटा, ये सब बातों के बाद एक तीसरा कंपाउंड जो हमें पढ़ना था उस पर डिस्कशन करना है। और तीसरा कंपाउंड हमारा है क्या, तो थर्ड नंबर का जो बोरान का कंपाउंड है जिसको हम डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए भाई, आइए हम डाइबोरेन पर चलते हैं। तीसरा बोरान कंपाउंड है डाइबोरेन। चल, ये ओवरऑल फिनिश हो गया। अब आइए हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, डाइबोरेन के बारे में पढ़ें। या डाइबोरेन का तो बाद में जिक्र करेंगे, यहाँ पर पहले हम लिख दें हाइड्राइड ऑफ थर्ड ए ग्रुप। पहले तो हमारा हेडिंग होगा हाइड्राइड ऑफ 13 ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड की जरा सा बात कर लो। तो हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप जो होता है, ये भी पॉलीमेरिक नेचर होता है इनका भी। हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट या थर्ड ए ग्रुप, सीधा लिख लो कि हाइड्राइड्स ऑफ थर्ड ए ग्रुप इज पॉलीमेरिक इन नेचर, पॉलीमेरिक इन नेचर। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात आती है कि यहाँ पर मेनली बोरान के हाइड्राइड, भाई हमें डाइबोरेन पढ़ना तो वो बोरान का हाइड्राइड है। तो एक बात बेटा याद रखना है यहाँ पर कि हाइड्राइड्स ऑफ बोरान, बोरान के जो हाइड्राइड है उनको हम बोरेन्स कहते हैं। हाइड्राइड ऑफ बोरान इज नोन एज, यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान इज नोन एज, हाइड्राइड्स ऑफ बोरान इज नोन एज बोरेन। हाइड्राइड्स ऑफ बोरान इज नोन एज बोरेन। अच्छा, अब एक बात करूंगा कि ये जो बोरान के हाइड्राइड हैं ये दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, देखना। हाइड्राइड्स ऑफ बोरान, बोरान के हाइड्राइड मेनली दो तरीके से इनका एग्जिस्टेंस आप देखेंगे। एक तो होता है बेटा नीडोबोरेन बोलते हैं, नीडोबोरेन, और एक होता है एरेक्नोबोरेन। ध्यान से दोनों समझना। हाइड्राइड ऑफ बोरान की जब बात करते हैं तो दो तरीके की बात यहाँ पे हम आपके सामने रख रहे हैं। एक नीडोबोरेन है, दूसरा एरेक्नोबोरेन। ठीक है, नीडोबोरेन और एरेक्नोबोरेन। अच्छा, नीडोबोरेन में क्या होता है, इसका जो इस फार्मूला होता है ये होता है BnHn+4। इस टाइप का यदि कोई बोरान इस बने, एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ बोरान। अब नंबर ऑफ बोरान या तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। माने यहाँ पे जो एन की वैल्यू है, ध्यान से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, समझ लेना। एन की वैल्यू 2 होगी या 3 होगी या 4 या 5 ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ बोरान एटम। तो नीडोबोरेन और एरेक्नोबोरेन। नीडोबोरेन का मतलब होता है जब इस फार्मूला को फॉलो करे BnHn+4 तो नीडोबोरेन होगा। और यदि ये फार्मूला को फॉलो करे भाई कि BnHn+6 को फॉलो करे तो कहना फिर एरेक्नोबोरेन हो। जैसे सुनो, एक उदाहरण मैं यहाँ पे एक या 2-3 उदाहरण रख दे रहा हूँ सामने, देखना। जैसे एग्जाम्पल देखना, जैसे मान लो बोरान के 2 एटम हैं, तो 2 एटम का यहाँ इनकी वैल्यू 2 रखो तो क्या होगा B2, और यहाँ भी 2 रखो तो ये होगा S6, ये B2S6। ठीक, एक तो ये बोरान का हाइड्राइड हो गया। ऐसे यहाँ पे बोरान मान लो इसका नंबर 4 है तो यहाँ 4 रखो, एन की वैल्यू 4 है तो B4, और यहाँ पे 4 रखोगे तो H8 हो जाएगा। ये भी बोरान का हाइड्राइड। और आगे बढ़ जाओ भाई, जैसे मैंने कहा बोरान की संख्या 5 है तो यहाँ 5 रख दो, n बराबर 5 रख दो तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जरा जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9, मतलब B5H9। ये सब बोरान के हाइड्राइड। हमने क्या बोला कि बोरान के जो हाइड्राइड हैं 2 तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, नीडोबोरेन या तो होगा या एरेक्नोबोरेन हो। नाम कैसे लेंगे सुनो, अभी बता दे रहा हूँ। जैसे नाम लेना है तो इसमें बोरान की जितनी संख्या होगी वही नाम जोड़ देना। जैसे यहाँ 2 बोरान है तो कहना ये डाइबोरेन है, 4 बोरान है तो टेट्राबोरेन है, 5 बोरान है तो पेंटाबोरेन है। बस यही सीधा सिंपल। हाँ, लेकिन यहाँ पर आ जाओ, जैसे एरेक्नोबोरेन का फार्मूला ये होता है CnHn+6।
अब यहाँ पे n की वैल्यू या तो 4, 5, 6, 3 ऐसा लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल, जैसे मान लो n की वैल्यू 4 है, मान लो 4 है बेटा, तो यहाँ पे 4 रखो तो B4H, यहाँ पे 4 रखोगे तो क्या हुआ 11, 6, 4 ये रखोगे 6 पहले 11, H 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नाम हो जाएगा इसका नाम होगा टेट्राबोरेन 10 ऐसा। जैसे मान लो हमने कहा एरेक्नोबोरेन में बात कर रहा हूँ कि मान लो बोरान की संख्या 5 है, तो यहाँ 5, n की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रखो तो हो जाएगा B5H 11 हो जाएगा। 5 और 6 जोड़ देना तो 11 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे पेंटाबोरेन। नाम तो होगा इसका पेंटाबोरेन, बस हाइड्रोजन की जितनी संख्या वो आगे लगा देना 11। ऐसे ही आगे बढ़ जाना, ध्यान से समझना। दोनों को डिस्टिंग्विश करके फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि बोरान के हाइड्राइड दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, निडोबोरेन, एरेक्नोबोरेन। निडोबोरेन का फार्मूला है BnHn+4, ठीक। और n क्या है, नंबर ऑफ बोरान एटम, उसकी संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ है, उस आधार पर नाम देते हैं। जैसे देखो बोरान की संख्या जब 2 था तो यहाँ 2 रखा, यहाँ 2 रखा, तो ये बना क्या B2H6 बन गया, इसका नाम है डाइबोरेन। ऐसे n की वैल्यू यदि 4 है तो यहाँ 4 रखो, यहाँ 4, बोरान की संख्या यदि 4 है तो यहाँ 4 रख देना, तो ये बनेगा B4H8 बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, टेट्राबोरेन बोलेंगे। ऐसे बोरान की संख्या 5 है तो यहाँ 5 रखना, यहाँ 5 रखना, तो ये हो जाएगा B5 और H9 हो जाएगा। तो ये क्या है डाइबोरेन, ये क्या है टेट्राबोरेन, ये क्या है पेंटाबोरेन। लेकिन निडोबोरेन में आ जाओ, इसका फार्मूला है BnHn+6 और n की वैल्यू बेटा अब यहाँ पे जो है जो भी रख लोगे, चलो मान लो n की वैल्यू 4 रख दिया मैंने, तो माने बोरान की संख्या 4 है तो यहाँ 4 रखना। तो जब B4, तो यहाँ 4 देखो 4 रखा था तो B4 हुआ और यहाँ भी फिर 4 रखना, तो 4 और 6 कितना हुआ 10, इसका मतलब B4H10। क्या इसका नाम क्या है, कहना इसका भी नाम है टेट्राबोरेन। लेकिन फिर एक बात कर यहाँ पे जरूर आइडेंटिफाई कर लेना कि टेट्राबोरेन है, लेकिन ये निडोबोरेन में एरेक्नोबोरेन में मैंने बताया कि नाम तो पढ़ लेना टेट्राबोरेन, लेकिन वो हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो आगे जरूर लिख देना। तो ये हो गया टेट्राबोरेन 10। ऐसे यहाँ पे आ जाओ कि मान लो बोरान की संख्या 5 है तो यहाँ फिर n की वैल्यू 5 रखना, तो ये हो जाएगा B5 और यहाँ भी 5 रखोगे तो ये होगा H11। तो B5H11 क्या है, ये भी बोरान का हाइड्राइड है, लेकिन इसका नाम क्या होगा, तो पेंटाबोरेन कह देना। तो पेंटाबोरेन तो बोल देना, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की जो संख्या वो आगे जरूर लिख देना। तो इसका मतलब ये नाम है इसका पेंटाबोरेन 11, ये है टेट्राबोरेन 10। तो ये दोनों को समझ लो। और यहाँ कोई हाइड्रोजन की संख्या नहीं लिख रही, यहाँ सिर्फ बोरान के नाम की संख्या के आधार पर हम नाम दे देते हैं। यदि 2 बोरान है तो डाइबोरेन, 4 बोरान है तो टेट्राबोरेन, 5 बोरान है तो पेंटाबोरेन, 6 बोरान है तो हेक्साबोरेन, ऐसे चलता जाएगा। चलो ठीक है, एक जनरल बात कह रहा हूँ, देख लेना। कुछ कंपाउंड ऐसा नहीं जो लिख रहा हूँ सब एग्जिस्ट करते हैं, कुछ एग्जिस्ट नहीं भी करते हैं। अच्छा, तो अब आइए जरा सा बोरान के, हमें कहा कि एक कंपाउंड पढ़ना था बोरान के 3 कंपाउंड में, पहले बोरेक्स हो गया, आर्थोबोरिक एसिड हो गया, लास्ट हमें जो स्टडी करना है बेटा डाइबोरेन के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बात लिखने चल रहा हूँ कि जो बोरान का हाइड्राइड है, सिंपलेस्ट हाइड्राइड्स ऑफ बोरान डाइबोरेन होता है। इसका मतलब सिंपलेस्ट हाइड्राइड ऑफ बोरान, बोरान का जो सिंपलेस्ट हाइड्राइड है बेटा उसको हम बोलते हैं B2H6, डाइबोरेन होता है, ये डाइबोरेन है, डाइबोरेन। चलिए तो आइए डाइबोरेन का प्रिपरेशन पे चलते हैं। डाइबोरेन के प्रिपरेशन कैसे होगा, तो प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का मतलब वही B2H6। इसका प्रिपरेशन के हम 3 मेथड बताएंगे, तीनों याद रखना, तीनों एनसीईआरटी में दिया गया है, वही 3 हम आपके सामने रखने चल रहे हैं। पहला प्रिपरेशन का मेथड है बेटा कि यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं BF3 का रिएक्शन, जब हम यहाँ पे LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर लिखाओ या डाई इथाइल ईथर लिखाओ, डाई इथाइल ईथर ऐसे लिख दो। इसका मतलब समझ रहे हो, डाई इथाइल ईथर का मतलब ऐसा है यार, C2H5
डाई इथाइल ईथर, ठीक, या इसे ना लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो C2H5O C2H5, यही तो है डाई इथाइल ईथर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको इसे छोटे में रिप्रेजेंट कर दिया कि BF3 का रिएक्शन जब मैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे डाइबोरेन बन जाता है। और डाइबोरेन का फार्मूला आपको मालूम है अभी जो लिखा है B2H6, ये हमारा बनता है। इसको मैं बैलेंस करके रिएक्शन लिख दूँ, ये देखना रिएक्शन को बैलेंस कर लो भाई, तो बैलेंस करके लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका 2B2H6 प्लस 3LiF प्लस 3AlF6, ये बन, ये हमारा डाइबोरेन बन गया। देखो यही हमें करना था, प्रिपरेशन की बात करने। अब आइए जरा सा दूसरे नंबर पे आते हैं। अब हमारा आया कि भाई दूसरा क्या तरीका, तो एक लैब में हम डाइबोरेन कैसे बनाते हैं, हमारा लैब में डाइबोरेन कैसे बनेगा भाई वो देखो जरा सा। लैब में डाइबोरेन कैसे बनाते हैं वो जरा ध्यान से देखना। तो इसमें रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, याद रखना कि NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन जब आयोडीन से कराते हैं, ये रिएक्शन एनसीईआरटी का लाइन लिख रहा हूँ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन जब हम आयोडीन से कराते हैं तो यहाँ भी हमारा डाइबोरेन बनता है, माने B2H6 बनता है। रिएक्शन को यदि बैलेंस करके लिखा जाए तो देख लो भाई, बैलेंस करके यदि हम यहाँ पे लिख दें तो ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा कि 2 मोल सोडियम बोरोहाइड्राइड लेकर के आयोडीन से रिएक्शन यदि कराएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा देख लो भाई। एक तो बन जाएगा B2H6 प्लस H2 और प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2NaI। ये सब साइड प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट ये बनाना है, ये है डाइबोरेन बनता है B2H6। ये लैब मेथड है, ये जो हमने अभी लिखा है ये लैबोरेटरी मेथड है। लैब में जो है बोरेन जो बनता है उसके लिए प्रोसेस है, ये लैब मेथड है। हाँ, अब एक बात तीसरे नंबर पे करेंगे, जैसे इंडस्ट्री में जो है डाइबोरेन कैसे बनाते हैं, ये भी लाइन एनसीईआरटी में लिखा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है डाइबोरेन बनाने का। तो इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है बेटा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो है वो देख लो, मतलब ह्यूज अमाउंट में, लार्ज स्केल में यदि डाइबोरेन बनाना तो ये रिएक्शन यूज किया जाता है या ये प्रोसेस यूज किया जाता है। ध्यान से देखना क्या भाई, उसमें रिएक्शन ये होता है बेटा, वहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं BF3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं, NaH। BF3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं तो यहाँ पर डाइबोरेन बनता है। और ये रिएक्शन यदि लिख दें तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये रिएक्शन यदि लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका B2H6 प्लस 6NaF। ये प्रोसेस से देखो भी डाइबोरेन बन रहा है। डाइबोरेन बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्री में डाइबोरेन इस मेथड से बनता है कि BF3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करा के हम डाइबोरेन बनाते हैं। ठीक, तो डाइबोरेन बनाने के तीनों मेथड आपको याद रखना है। पहला तो बताया BF3 का रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर करा दो, डाइबोरेन बन जाएगा। ठीक, दूसरा बताया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन आयोडीन से करा देना, तो वहाँ पे भी डाइबोरेन बन जाएगा। ये जो अंडरलाइन है यही बनाना है मुझे, बाकी सब साइड प्रोडक्ट है। उसके बाद मैंने कहा इंडस्ट्री में यदि हम जब डाइबोरेन बनाना तो ये रिएक्शन लिखते हैं कि BF3 का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्राइड से कराते हैं तो डाइबोरेन बनता है। ये प्रिपरेशन की बात हो गई। अब जरा से इनकी प्रॉपर्टी पर आ जाओ। प्रॉपर्टी भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ डाइबोरेन माने वही B2H6, सिंपलेस्ट बोरान का जो सिंपलेस्ट हाइड्राइड होता है यही होता है, सिंपलेस्ट हाइड्राइड ऑफ बोरॉन डाइबोरेन होता है। इसी का प्रिपरेशन अभी पढ़ा, अब इसी की प्रॉपर्टी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी याद रखना बेटा कि डाइबोरेन के पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखो। डाइबोरेन के बारे में हम कुछ बातें करते हैं कि पहली बात तो ये करते हैं कि कलरलेस होता है। डाइबोरेन जो होता है बेटा एक कलरलेस होता है। दूसरी बात ये आती है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 180 केल्विन होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें डाइबोरेन के बारे में तो ये कहना कि यह जो है
एक्सपोज, यदि इसको हम एयर में डायरेक्ट एक्सपोज कर दें तो इसमें आग लग जाती है, मतलब ये फायर कैच कर लेता है, तुरंत आग लग जाती है। इसको यदि एक्सपोज करके रख दिया जाए एटमॉस्फेयर में, एयर में डायरेक्ट एक्सपोज कर दें इसको, तो इसमें आग लग जाती है। दूसरी बात एक के आगे बढ़ता हूँ, इसका एक रिएक्शन मैं आपको लिखूंगा। केमिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकली बात किया मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी कि कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होता है, इसमें फायर कैचिंग होता है। कब? जब इसको एक्सपोज करके रख दिया जाए तो ये फायर कैचिंग होता है। नेक्स्ट एक बात और करना चाहूँगा कि इसका जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होता है कि जब ये ऑक्सीडाइज होता है, डाइबोरेन, जब इसको एटमॉस्फेयर में आपने रखा, जब ये ऑक्सीडाइज होता है तो यह क्या होता है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है। और रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि डाइबोरेन माने वही B2S6, यह जब ऑक्सीडाइज होता है बेटा तो ये बना देता है B2O3 बनाता है, ध्यान से सुनो। और उसके बाद ये बना देता है 3H2O, और उसके बाद कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है यहाँ से, उसकी वैल्यू -97 किलो जूल पर मोल होती है। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में हीट यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा अब आओ जरा सा, एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात एक की प्रॉपर्टी में ही बात कर रहा हूँ, ये सब ये पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे लिखना कि डाइबोरेन का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहाँ पर आर्थोबोरिक एसिड बनता। अभी जो कि पीछे मैं आर्थोबोरिक एसिड का जब प्रिपरेशन बता रहा था तो वहाँ वो रिएक्शन लिखा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ कि B2H6 का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस जब होता है तो ये बन जाता है आपका, यहाँ से हाइड्रोलिसिस कराने पे बनता है H3BO3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। इसको बैलेंस करके रिएक्शन देखो, मैंने यहाँ लिख दिया H3 यहाँ 6 कर दें यदि तो 6 मोल वाटर से रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा H3, यहाँ 2 मोल कर दो भाई इसको। अब ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया, ये बन गया आर्थोबोरिक एसिड। तो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि डाइबोरेन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये प्रोडक्ट आर्थोबोरिक एसिड और हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। हाँ, एक बात और मैं करने चल रहा हूँ, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख सकते हो कि यह जो डाइबोरेन है B2S6, इसका हम जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं और इनको हम 1:2 रेशियो में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं या रिएक्शन कराते हैं। 1:2 का मतलब हुआ कि इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल। ठीक है, तो रिएक्शन कराने पे क्या होता है देख लो। तो डाइबोरेन का रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पर हमारा एडिशन कंपाउंड एक बनता है, ये बनता है बेटा B2S6.2NH3, ये एडिशन कंपाउंड। अरे दोनों ऐड हो गए, उसी को बोल रहा है एडिशन कंपाउंड बना। और ये जो एडिशन कंपाउंड हमारा बना है इसको हम फर्दर जब हीट करते हैं, इस एडिशन कंपाउंड जो बना इसको जब हम फर्दर जब हीट करते हैं तो हमारा एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोराजोल कहते हैं या बोराजीन कहते हैं या उसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सवाल यहाँ से कभी 1-2 बार आया हुआ है, बाकी जितना भी पीछे बात किया हूँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं। प्रॉपर्टी जो ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट, ऊपर की 2 प्रॉपर्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, जो कि ये बता रहा हूँ ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। तो जब इसको हम हीट करते हैं बेटा तो यहाँ पर बनता है B3N3H6 बनता है, जिसको हम बोराजोल कहते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं इसी को, या फिर ये ना बोलना चाहो तो इसको हम बोराजीन भी बोलते हैं। और यही जो बोराजोल है इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसी को, B3N3H6। तो पूरी बात को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इन दोनों को जब हम 1:2 रेशियो में हम मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, देखो 3 मोल डाइबोरेन 6 मोल अमोनिया, तो रेशियो क्या हुआ 1:2 ही तो हुआ कि 1 और 2 के रेशियो में जब इनको हम रिएक्शन कराते हैं एडिशन कंपाउंड बनता है B2S6.2NH3। फिर इसको हम फर्दर जब हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट हमारा बनता है बोराजोल या बोराजीन, या इसी को हम कुछ लोग बोराजाइन पढ़ते हैं, बोराजोल कह लो, मेन ये भी नाम ले सकते हैं भी, और इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं।
और एक बात और बताऊंगा बेटा, इनऑर्गेनिक बेंजीन की जब चर्चा चली तो यहाँ पर एक बात बोलेंगे, नेचुरल बेंजीन जैसा होता है। क्यों होता है, उसका एक कारण तो पहले बता दिया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये नेचुरल बेंजीन के ही जैसा होता है। ठीक है, तो ये स्टियोस्टेरिक होता है, इसको बोलते हैं। स्टेरिक का मतलब होता है, जरा समझना, इसका सेम दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। जैसे हम बनाए यहाँ पे नेचुरल बेंजीन, ध्यान से सुनना, नेचुरल बेंजीन, और या फिर हम ले लें यहाँ पर ये जो बेंजीन हमारा था इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और हमारा सवाल ये आया था कि कौन बेंजीन इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कहना इनऑर्गेनिक बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कारण क्या है, रीजन भी जान लो बेटा। इनऑर्गेनिक बेंजीन के रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, इसलिए है कि इसके बारे में हम बोलते हैं कि एक पोलर कंपाउंड है। ये जो मॉलिक्यूल हमारा है इनऑर्गेनिक बेंजीन और नेचुरल बेंजीन में, या नॉर्मल बेंजीन कह लो यार, इसको नेचुरल बेंजीन ना बोल के नॉर्मल कह लो भाई। जो जनरली हम फार्मूला पढ़ते हैं, इसका फार्मूला है C6H6, इसका फार्मूला है B3N3H6 है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है बेंजीन, ये जो कहते हैं नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। और इसके बारे में जब बात करते हैं तो कहते हैं ये पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है। अच्छा, पोलर कंपाउंड है तो इसका मतलब है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जो है बेटा इसका, ये जो होता है जीरो नहीं होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल पोलर है तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। माने डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, यह मॉलिक्यूल जो है बेंजीन, जो नॉर्मल बेंजीन है, ये नॉन पोलर है। इसका मतलब ये इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है, इट मीन्स जो इसका म्यू होता है ये जीरो होता है। दूसरी बात ये करेंगे कि इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होती है। कारण क्या है, तो कहना ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होती है। तो एक तरीके से कह सकते हैं मोर रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव है। और इसके बारे में बात करते हैं तो कहना ये लेस रिएक्टिव है। दोनों में कंपेरेटिवली बात करें तो लेस रिएक्टिव होता है। हाँ, दूसरी बात ये करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर ड्राउन करें तो कहना भाई नॉर्मल बेंजीन का स्ट्रक्चर तो हमें मालूम है C6H6, हम इस तरीके से बना देते हैं। ये देखिए C6H6, C6H6 ये बन जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर बनता है नॉर्मल बेंजीन का, नॉर्मल बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल बेंजीन। अब बात आती है कि इसके बारे में जरा देखो भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर यदि बनाना चाहो तो ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे देख लो भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, B यहाँ पे N ऐसे बना दी। फिर यहाँ पर अच्छा नाइट्रोजन के कहते हैं लोन पेयर यहाँ पे होता है, वो बोरान को देता है लोन पेयर, तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करता है ना, तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनाना हो तो ये बना देना, इसे ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाए। और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए तो ओवरऑल ये देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया भाई, तो ये बन गया वही B3N3H6। ये देखो B3N3H6, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ठीक है, तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दोनों में कंपेयर करा दिया। अच्छा, एक बात याद रखना, इनमें एटम की संख्या भी देखो दोनों में सेम है। इसमें कितने एटम है भाई देख लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम यहाँ पर 12 है भाई। देखो C6H6 में एटम की संख्या टोटल तो देखा जाए तो कितने होंगे, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 12 यहाँ भी है और यहाँ भी देखो तो टोटल नंबर ऑफ एटम 12, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ भी 12, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ भी 12। अच्छा, उसके बाद एक बात आती है भाई, यहाँ पर जरा से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में सेम है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालो भाई कितना आएगा देखो, तो एक बात यहाँ समझ लो भाई, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी दोनों में सेम है।
और यहाँ पे कार्बन 6 है और एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 कार्बन है तो कितने हो गए 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 हाइड्रोजन वहाँ भी, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तो 6 में 6 तो 36 6 42, इसका मतलब 42 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। नॉर्मल जो बेंजीन है उसमें भी इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला तो 42 है, और ये जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो 42 आएगा। और इन दोनों को हम आइसोस्टीयर कहते हैं। आइसोस्टीयर एक टर्म आता है, ये आइसोस्टीयर का मतलब होता है कि जिनमें ऐसे दो कंपाउंड जिनमें नंबर ऑफ एटम भी सेम हो और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो, इसको हम आइसोस्टीयर या आइसोस्टेरिक बोल सकते हैं। ये लाइन यहाँ पे जो मैं लिखा था ना, ये लाइन, ये देखो मैं लिख सकता हूँ कि इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजोल इज आइसोस्टेरिक ऑफ नॉर्मल बेंजीन, नॉर्मल बेंजीन, आइसोस्टेरिक ऑफ नॉर्मल बेंजीन। इसका मतलब आप पहले समझें। आइसोस्टीयर का मतलब होता है बेटा, जो यहाँ पे लाइन मैंने लिखा है, दोनों जो मॉलिक्यूल हमारे थे नॉर्मल बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन, मैंने कहा दोनों आइसोस्टीयर हैं, आइसोस्टेरिक हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि दोनों में एटम का नंबर भी सेम हो, देखो यहाँ भी एटम का नंबर 12 था, यहाँ भी नंबर ऑफ एटम 12 था। अरे भाई देखो B3N3H6 था, तो 3 बोरान 3 नाइट्रोजन 6 और 6 हाइड्रोजन, 12 एटम यहाँ भी है, 12 एटम यहाँ भी है। इलेक्ट्रॉन का नंबर भी दोनों में सेम है, इसलिए इसको हम आइसोस्टेरिक बोलते हैं। ये दिमाग में रखना, ठीक है, ये ध्यान से क्लियर कर लेना। तो ओवरऑल जो बात अभी मैंने किया, ये प्रॉपर्टी बता रहे थे, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। तो 3 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है और ये तीनों महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो इससे हटके फिर कोई और दूसरी बात आपके सामने नहीं आएगी। ये देख लो, तो ये बात तो क्लियर हो गई भाई कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में था कि डाइबोरेन का ऑक्सीडेशन हुआ, लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। दूसरा बताया कि मैंने डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस किया, आर्थोबोरिक एसिड बना। तीसरा प्रॉपर्टी बताया कि जब डाइबोरेन और अमोनिया को रिएक्शन कराते हैं 1:2 रेशियो, 1 और 2 के रेशियो में लेके रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर एक एडिशन कंपाउंड बनता है जिसको फर्दर हीट करते हैं तो बोराजोल, बोराजाइन या इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है। उसके बाद मैंने नोट का पॉइंट एक लिखा कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन बोराजोल होता है इसको आइसोस्टेरिक आप नॉर्मल बेंजीन बोलते हैं। आइसोस्टेरिक या आइसोस्टीयर का मतलब क्या है? आइसोस्टेरिक या आइसोस्टीयर का मतलब है कि ऐसे स्पीसीज हों जिनमें एटम भी सेम हो और उनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम हो। तो ये दोनों भी डिफरेंस मैंने थोड़ा सा बताया कि नॉर्मल बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन में इसका फार्मूला दोनों का पहले मालूम होना चाहिए। ये नॉन पोलर कंपाउंड है, माने डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा। ये पोलर कंपाउंड है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी। और यह पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से कहना इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्टिविटी नॉर्मल बेंजीन से ज़्यादा होती है। ये लिखा है, वो मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। दोनों का स्ट्रक्चर बनाया, दोनों का जो स्ट्रक्चर है प्लेनर होता है। ये भी प्लेनर है और वो भी प्लेनर, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये भी प्लेनर होता है, ये भी प्लेनर होता है, ठीक है। और आइसोस्टेरिक नेचर का मतलब अभी बताया कि दोनों एक दूसरे के आइसोस्टेरिक हैं। इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एटम देखो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो ये ओवरऑल बात है प्रॉपर्टी की बेटा। एक आखिरी बात जो यहाँ पर है, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। एक्चुअल में डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कई बार आपने पढ़ा होगा तो मिला भी होगा। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर हर तरीके के जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं उससे डिफरेंट होता है। जैसे डाइबोरेन का फार्मूला आप पढ़ते हैं ना B2S6, देखने से लगता है यार B2S6 वही ऐसे ही बनेगा जैसे C2S6 का बनता है। इथेन है, इथेन का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बड़ी नॉर्मली हम ऐसे बना लेते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर देखिए हम तो आसानी से बना लेते हैं कि भाई कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, जिसमें ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो एक हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। एक दूसरा ये CH3 देखो यहाँ पे बन गया। यहाँ भी कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से जुड़ के बॉन्ड बना दिए और इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 बचा था, दोनों शेयर करके यहाँ भी बॉन्ड बना दिए कोवैलेंट बॉन्ड और इस तरीके से कंपाउंड हमारा बन गया C2H6। इसी की सहायता से यदि उसका बनाना चाहें तो उसका स्ट्रक्चर इससे थोड़ा डिफरेंट बनता है। कारण क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मतलब ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, ना रिचनेस था, ज़्यादा था ना तो कम था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाएंगे B2S6 का, तो B2S6 का स्ट्रक्चर, तो बोरान के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, और यहाँ पे देखो बोरान के आउटर मोस्ट में 3, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 यहाँ पे जुड़ गए एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके। और जब इन दोनों को जुड़ने की बात है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका मतलब फिर ये कैसे जुड़ेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कहा जाए कि इथेन के जैसा है, ऐसा नहीं, इथेन का स्ट्रक्चर अलग है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। प्रिसाइज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब न तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वहाँ पर, न तो इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन है जितने की जरूरत है, प्रॉपरली बॉन्ड यहाँ बन जा रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसके बोरान के पास, इसीलिए यहाँ प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना। इसका स्ट्रक्चर जो बनता कैसे वो बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन। एक्चुअली में बेटा बोरान की जब हम बात करते हैं तो बोरान का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें 5 होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1 होता है, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही बॉन्ड बनाते हैं। तो चलो पहले हम बोरान का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यही है 2s2 2p1, 2s2 2p1, ये ले लेते हैं। अच्छा जरा से बताओ, ये 2s है, इसमें 2s ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, ये 2s है। उसके बाद ये 2p है, इसमें p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो 2s और 2p, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हम बेस्ड कुछ बातें कर रहा हूँ। तो ये ग्राउंड स्टेट है बोरान का, ये ग्राउंड स्टेट है। और जब यही बोरान का एक्साइटेड स्टेट की जब बात करते हैं, बोरान का एक्साइटेड स्टेट जब हम लेते हैं तो होता क्या है कि बोरान का जो ये इलेक्ट्रॉन जो 2s में है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये 2p में चला जाता है। कुछ इस तरीके की संरचना आपके सामने दिखेगी, ये देख। अब क्या होता है, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था और एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर क्या होता है कि 3 नॉर्मल बॉन्ड बनेंगे। भाई हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है बोरान के इस s ऑर्बिटल से जुड़ के सिग्मा बॉन्ड बना देगा एक, और हाइड्रोजन का जो एक s ऑर्बिटल है इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, एक बोरान से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ये चीज क्यों जुड़ रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहा है। कैसे बन रहा है, तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ये जो बोरान के s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा, और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इस बोरान के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल बोरान के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बना देगा। लेकिन हमें B2S6 का स्ट्रक्चर बनाना है, और बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसी वजह से ये जो BH3 यूनिट है, BH3 के 2 यूनिट आपस में ऐड नहीं हो पा रहे थे। तो कारण क्या बना, सुनो भाई, थोड़ा इंटरेस्टिंग बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ध्यान समझना। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सब तो नॉर्मल बॉन्ड, ए भी और ए भी और ए भी, तीनों ये अनपेयर्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों ऑर्बिटल नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यह ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये जो हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है ये भी बॉन्ड बनाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल भी बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसका जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है वो, और ये 2p में जितने भी p ऑर्बिटल हैं सब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। और एक s 3p, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल यदि मिलाते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, और उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। अरे भाई एक s 3p मिला दो तो 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे sp3। तब बोरान का स्ट्रक्चर पे अब जरा चलो, जरा ध्यान से देखो। इसका मतलब ये जो अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल वैकेंट था, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। देखना अब कैसे बनेगा, जरा सा ध्यान से देख लो भाई। B2H6 का हम बॉन्ड बनाने चल रहे हैं, तो कहना भाई स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बोरान है, और मैंने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी निकाला, S2s का एक ऑर्बिटल और 2p के तीनों ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, और इनको हाइब्रिडाइज्ड करके देखें तो इनमें 4 सेम एनर्जी का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये बोरान के पास देखो, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक। और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन एक
sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, मैंने कहा ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, बोरान के सेंट्रल एटम पे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, लेकिन 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। चल इधर है, बोरान का दूसरा एटम लेते हैं, यदि बोरान का दूसरा एटम लीजिए भाई, तो इसमें भी देखिए वही सेम कहानी होगी, यही कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना इसमें, और यहाँ भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ध्यान से सुन, मैं सेम ऐसा स्ट्रक्चर इधर भी बनाया हूँ, अंतर क्या आएगा क्या सुनो, इस बोरान का जो, इस बोरान का जरा दोनों बोरान को जरा ध्यान से देखो, इस बोरान का ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस दूसरे वाले बोरान का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से साइमल्टेनियसली जब ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी ओवरलैप करेगा, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन इस बोरान का और एक हाइड्रोजन का मिलकर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी वही चीज़ आएगा, इस बोरान का ए वाला जो ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ध्यान से सुनो, और ये जो बोरान है इसका जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो साइमल्टेनियसली वहाँ पर हाइड्रोजन भी ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी यहाँ पर देखो ओवरलैप कर गए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा, यहाँ पर अब B2S6 में कितने थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब जो 4 हाइड्रोजन बच रहा है वो देखो जरा से, इनको मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये 4 हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पर भाई ओवरलैप कर जाएगा, ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो ये सब हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल थे। और यहाँ पर देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बोरान के हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, इसका मतलब टोटल 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, लेकिन 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे। दूसरे वाले बोरान के मैंने स्ट्रक्चर संरचना बिल्कुल ऐसे ही बनाया कि यहाँ भी 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोरान के सेंट्रल एटम पर होंगे, लेकिन 3 ऐसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये चौथा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अब देखो जब ओवरलैपिंग हुई तो क्या हुई कि इस बोरान का वह ऑर्बिटल जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इस बोरान का वह ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जब ये ओवरलैप किए तो साइमल्टेनियसली उसी समय हाइड्रोजन भी आकर के यहाँ के देखो ओवरलैप कर रहा है। तो फाइनली देखा जाए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक तो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पे मैं बना दिया, ये हाइड्रोजन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो था बोरान का ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ दिख रहा है सामने आपको, हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और इस बोरान का, तो दोनों मिल करके एक ही खाने में इसे बना दो, ज़्यादा सही लगेगा ऐसा। तो यहाँ पर देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ जो बांड बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, उसकी संरचना ध्यान से देखा जाए तो ये बनेगा बोरान, यहाँ पे बेटा बोरान। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक तो यहाँ पे सिग्मा बांड बनेगा, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट ओवरलैपिंग जो हुई है, और यहाँ पर सिग्मा बांड बनेगा, यहाँ 2 सेंटर्ड, ये सब हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल हैं जो कि ओवरलैप किए हैं। तो यहाँ जो बांड बनेगा ये देखो कुछ इस तरीके से बांड फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ जो बांड बनेगा उसको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड बोलते हैं, 2 सेंटर्ड और 2 इलेक्ट्रॉन बांड। भाई यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका और एक इसका, तो 2 सेंटर्ड हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड कहेंगे। यहाँ भी 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड, 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दो, तो ये ओवरऑल जब इसकी स्थिति यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो सेंटर तो 3 है, कौन कौन, बोरान, हाइड्रोजन, बोरान, लेकिन इलेक्ट्रॉन इनके बीच केवल 2 है। तो ये जो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है, देख लेना, ये स्ट्रक्चर बनेगा इस टाइप से, यहाँ पे बनेगा कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर के इसको हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बांड बोलते हैं, और ये जो बनाना शेप्ड होता है इसीलिए इसको हम बनाना बांड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको यदि हम लिखें बेटा ध्यान से देख लो, तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं स्ट्रक्चर कि ये देखो ये है H और यहाँ पर आ गया
बॉन्ड हमारा ये बन रहा है 4 हाइड्रोजन जो बाहर बाहर वाले थे, जिनको हम टर्मिनल हाइड्रोजन बोलते हैं। इनका यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहो तो कर देना, ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये बाहर बाहर वाले। और ये जो 2 हाइड्रोजन जो बीच में है इसको ब्रिज हाइड्रोजन बोलते हैं। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है ये है, और यहाँ पर 2 ब्रिज हाइड्रोजन, और ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। एक्चुअली में ये जो बोरान और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, और ये बोरान और ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये एक प्लेन में होंगे, और बाकी ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। माने प्लेन है तो एक ब्रिज हाइड्रोजन इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, और इसी प्लेन के एक नीचे ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है इस प्लेन के नीचे हो। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल यहाँ जो स्ट्रक्चर हमारा ये बन गया, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा देखना। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है HBH का जो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री होता है, और यहाँ पर जो HBH, ये देखो HBH का जो बॉन्ड एंगल यहाँ आता है ये 97 डिग्री होता है। अच्छा, ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बेटा सुनो, यहाँ पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरीके से दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, और रिपल्सन ज़्यादा होने से यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, और अंदर में जो है बॉन्ड एंगल इसकी तुलना में कम रहेगा। तो ये 120 डिग्री है और यहाँ पर 97 डिग्री है बॉन्ड एंगल। अब बात आती है यहाँ से एक नहीं कई सवाल बन जाते हैं। सवाल नंबर 1, पहला नंबर सवाल देखो, जैसे पूछ दे कि बताओ भाई नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अच्छा, कई बॉन्ड लेंथ भी चलो लिख दे रहा हूँ, जरा याद रखना। यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होता है इस B और H का बॉन्ड लेंथ, माने बोरान और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 119 होता है, और यहाँ पर जो बोरान और ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होता है ये होता है ये 134 होता है। पिकोमीटर में है ये, पिकोमीटर, ये भी पिकोमीटर है। इसका मतलब बोरान और टर्मिनल हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर होता है, और यहाँ पे बोरान और ब्रिज हाइड्रोजन का बॉन्ड जो लेंथ है वो 134 पिकोमीटर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 130, ये भी 134 पिकोमीटर होगा, यहाँ भी 134 पिकोमीटर होगा, 134 पिकोमीटर होगा, ये 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर, यहाँ भी 119 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर। तो सारे बॉन्ड का लेंथ मालूम होना चाहिए, सारे बॉन्ड का देखो एंगल भी बता दिए, यहाँ भी बॉन्ड एंगल 120 होगा और यहाँ भी 120 होगा। बाकी ये BHB माने ब्रिज हाइड्रोजन और बोरान और ब्रिज हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होगा ये 97 होगा, और यहाँ भी 97 होगा। तो कई सवाल यहाँ से बनते हैं। पहला नंबर का सवाल लास्ट बिल्कुल चल रहा है, देख लेना कि नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर। बताओ 119 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ वो 119 पिकोमीटर है? कहना 4। ये देखो 1 2 3 4, मतलब 4 ऐसे बॉन्ड हैं जिनका की बॉन्ड लेंथ 119 पिकोमीटर हो। उसके बाद पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड, दूसरे नंबर का सवाल सुनो भाई, कहेगा कि बताओ नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ कितने बॉन्ड का होगा? तो कहना इसकी भी संख्या 4 ही होगी। देखो 1 2 3 4 ऐसे बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर है। ठीक, आगे आओ। अब पूछ दे कि भाई बताओ नंबर ऑफ, तीसरे नंबर पे आ जाओ भाई, करा नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 97 जो बॉन्ड एंगल हो कितनी जगह है भाई? तो कहना एक तो यहां पर है और एक यहां पर, इसका मतलब इसकी संख्या 2 होगी। उसके बाद चौथे नंबर का सवाल बना सकते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 120, कहना इनकी भी संख्या 2 होगी। तो देखो 120 जो बॉन्ड एंगल है वो एक तो यहां है और एक यहां। चैप्टर फिनिश होने जा रहा है, इससे 2 मिनट टाइम आपका बस बढ़ा के ले रहा हूं, देख लेना। नेक्स्ट और एक आखिरी का 5वें नंबर पे पूछ दे कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन में, एक प्लेन में कितने नंबर ऑफ एटम हैं? तो कहना कि सेम प्लेन में, एक प्लेन में नंबर ऑफ एटम की संख्या 6 है। कौन सी? देख लो भैया 6 कैसे,
मैंने कहा ये बोरान और ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये बोरान और ये टर्मिनल हाइड्रोजन ये प्लेन सेम प्लेन में होंगे, और ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है यह प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो बताओ भाई कितने ऐसे एटम हैं जो प्लेन में हैं, तो कहना कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन 6 होंगे। अच्छा, पूछा जाए कि नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन की बात कर दे तो कहना टर्मिनल हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी। कह दे भाई नंबर ऑफ, ये छठे नंबर का सवाल, 7वें नंबर पे पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन, ब्रिज हाइड्रोजन का नंबर बताइए। तो इनका संख्या भी कितना होगा भाई, ब्रिज हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, तो कहना ब्रिज हाइड्रोजन का नंबर 2 होगा। ये देखो, एक ऊपर और एक नीचे, प्लेन के ऊपर एक होगा और एक प्लेन के नीचे होगा। हाँ, पूछा जाए कि भाई इसमें बताओ 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बांड कितने होंगे, तो 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बांड की संख्या 2 होगी। देखो ये यहाँ पर ये जो बांड बन रहा था, यहाँ 3 सेंटर्ड थे, BHB सेंटर 3 थे, लेकिन इनके बीच 2 ही इलेक्ट्रॉन थे केवल। तो 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बांड का नंबर पूछ ले, तो 7वें के बाद 8वें नंबर का एक सवाल बनेगा कि नंबर ऑफ 3 सेंटर, 3C माने भाई 3 सेंटर 2E माने 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नंबर पूछा जा रहा है, कहना 2 होंगे। और एक सवाल और पूछ ले 9th नंबर पे कि नंबर ऑफ पूछे कि 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का नंबर बताओ बेटा, तो इनका नंबर 4 होगा। कैसे, जरा ध्यान से देख लो, यहां पर जो बॉन्ड बनाते हैं, देखो यहां पर ये बॉन्ड क्या है, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर है 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, माने 2 सेंटर है इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 सेंटर इनके बीच 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की संख्या 4 होगी। तो इतने सवाल देखा जाए तो बनाया जा सकता है। इन सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, समझ लेना। स्ट्रक्चर कैसे बना मैंने अभी बताया था। एक्चुअल में बोरान के पास देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और यहाँ पे मैंने कहा जब एक्साइटेड स्टेट में आया तो 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये तीनों नॉर्मल बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक यह ऑर्बिटल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो ओवरऑल 1 2 3 4 ऑर्बिटल थे, इनका हाइब्रिडाइजेशन यदि निकाला जाए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसका मतलब जितने बोरान, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा था, बोरान के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। सेम यही स्ट्रक्चर इधर भी बनाया कि 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन थे, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो देखो इस बोरान का वह ऑर्बिटल जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन थे, और यह बोरान का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये दोनों साइमल्टेनियसली हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक हाइड्रोजन का एक इस बोरान का। यही सेम कहानी यहाँ भी हुई। इस बोरान का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस बोरान का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये जब ओवरलैप किए साइमल्टेनियसली, हाइड्रोजन भी ओवरलैप किया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस बोरान का 1 इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक बॉन्ड बनता है और इनका जो शेप होता है ये थोड़ा इस टाइप का होता है, इसको हम बनाना शेप बोलते हैं। तो इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं, जैसा कि मैंने इधर आपको ड्रॉन करके दिखाया है, ये आपका बनाना बॉन्ड है। ये 3 सेंटर हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, बट यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हर बॉन्ड के एंगल की बात किया, यहाँ पे ये HBH का बॉन्ड एंगल 120, HBH बॉन्ड एंगल 120। ब्रिज हाइड्रोजन इसके में दिखाया कि ये जो बॉन्ड एंगल होगा 97 डिग्री होगा। बॉन्ड लेंथ की बात किया तो जो टर्मिनल हाइड्रोजन और बोरान के बीच का बॉन्ड एंगल 119 पिकोमीटर था, जबकि ब्रिज हाइड्रोजन और बोरान के बीच का बॉन्ड एंगल 134 पिकोमीटर था। ये सारी की सारी बातें मैंने बेटा लिख दी। और लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगा कि नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ जिसका 119 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ होता है उसकी संख्या 4 है डाइबोरेन के अंदर, और करा वह नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 134 पिकोमीटर बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड लेंथ लिखा है। ये बात सही कर लेना, ये बॉन्ड लेंथ लिखा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ कितने लोगों का होता है, 4 लोगों का बताया था। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 97 बॉन्ड एंगल कहाँ का 2 जगह मिला था। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल 120 2 जगह मिला था, चित्र में देखोगे सब समझ में आएगा।
और एक बात है यहाँ पे कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सेम प्लेन में कितने नंबर ऑफ एटम थे 6, और छठे नंबर पे बात किया टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन कितने थे 4, नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ 3 सेंट्रल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2, नंबर ऑफ 2 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 4। तो डाई बोरेन का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई भी सवाल आपको दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। लास्ट जो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे तो इसका रिवीजन एक बार कर लेंगे, पीडीएफ आपको दिखा दूंगा पूरा अच्छे से, एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट है वो बता के चैप्टर फिनिश कर दूंगा। तो ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा बेटा फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू।